मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे लास्ट हमने किया था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के में हमने क्या रीड आउट किया था कि आपके पास 5 सीरीज उसने बताई थी, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, पेफंड एंड ब्रैकेट, ये सारी की सारी उसने बताई थी, बाल्मर, ठीक है। ये सारी की सारी उसने सीरीज बताई थी, उसके डिफरेंट रीजन्स बताए थे कि विजिबल में कौन सा है, अल्ट्रावायलेट में कौन सा है और इंफ्रारेड में कौन सा रीजन आपके पास आता है। उसके बाद हमने किया था रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूले के अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी आई थी, जिसका क्या था आर की वैल्यू आपके पास फिक्स थी। N1 और N2 की वैल्यू से हम वेव नंबर, लैम्डा, फ्रिक्वेंसी, वेव लेंथ जो भी हम निकाल सकते थे। इसके बाद बेटा आपके पास आता है कि हमने अभी तक हम रदरफोर्ड मॉडल में ही हैं, रदरफोर्ड मॉडल को ही हम रीड आउट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या रीड आउट करेंगे कि जो आपका रदरफोर्ड मॉडल दिया उसने, रदरफोर्ड ने, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या आई, उसके हम लिमिटेशंस फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसको वो क्लियर नहीं कर पाया। तो बेटे वो लिमिटेशन आज हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास है रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल के उसने क्या बताया था। रदरफोर्ड का मॉडल के देखो 3 जो आपके पास पॉइंट्स आए थे कि मोस्टली पास हो गए, कुछ एक स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए और जो है कुछ परसेंट जो है वो बैक में भी वापस डेविएट हो गए थे, वो तो उसके थे। लेकिन इससे फाइंड आउट क्या क्या था, उसने क्या अपनी जो एक्सप्लेनेशन क्या दी थी, उसने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी, उसने अपने मॉडल को एक सोलर सिस्टम की तरह बताया था। ध्यान से देखो बच्चे, उसने क्या बताया था, यही इसकी जो है ड्रॉबैक है जो इसमें मॉडल में ही आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें क्या था कि उसने ये बताया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल जो है एक सेंटर में प्रेजेंट है, किसी भी एटम के सेंटर में जो है हैवी चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। जिसके कारण टकरा के उसने अपना पाथ डाइवेट किया था, उसी को तो उसने न्यूक्लियस बोला था। तो वो पाथ तो डाइवेट हो गया था यहाँ से। उसने और फिर क्या बताया था कि बीच में अगर न्यूक्लियस है तो चारों तरफ जो उसके चारों तरफ राउंड लगा रहे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने ये बताया था कि जो चारों तरफ शेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं। उसने अभी तक कोई भी ये नहीं बताया था कि भाई वो क्या है, कैसे कैसे जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे राउंड लगा रहे हैं। उसने रिवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया था कि ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, क्या है। उसने सिर्फ ये बताया था कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको उसने न्यूक्लियस बोला था, और उसने बताया कि चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू अवर सोलर सिस्टम देखें तो हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उसको जो क्या हैं सारे के सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आया था कि अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो एट लास्ट वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे आके इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो जो एटम है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं है। अगर वो बीच में न्यूक्लियस होके पॉजिटिवली पार्ट बीच में होके और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और एट लास्ट वो एंगुलर मोमेंटम के कारण या फिर जो भी उसकी स्पीड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके कारण क्या हो जाएंगे, वो सेंटर में आके गिर जाएंगे। तो इसके कारण क्या हुआ, ये फेल हुआ। तो फर्स्ट आपके पास जो इसकी लिमिटेशन आती है वो यही है कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि इसने एटम की स्टेबिलिटी को कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ यही बताया था न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रही हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इसकी क्या आई थी बेटे, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। एमिशन स्पेक्ट्रम तो बता दिया, लाइन स्पेक्ट्रम तो नहीं बताया। तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, अब जैसे हाइड्रोजन का इसने डिस्कस कर दिया, लेकिन और हैवी एलिमेंट्स का डिस्कस नहीं कर पाया था। थर्ड इसमें आपके पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो KLMN शेल होते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल, वो हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे अभी। तो वो आपके पास मैंने बताया था, लेकिन रदरफोर्ड की ये ड्रॉबैक थी ना। तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि जैसे ये आपके उसने बताया था कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं। उसने ये नहीं बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो है अरेंजमेंट कैसा है, कैसे मूव कर रही है, और ना ही इनकी एनर्जी बताई थी उसने, ठीक है। ना इलेक्ट्रॉन्स बताए, ना ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बताई। तो बेटे ये सारा का सारा ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की। अब हम आपके पास जो है अगला रीड आउट करते हैं बोर मॉडल ऑफ एलिमेंट। तो बोर मॉडल ऑफ एलिमेंट या फिर बोर मॉडल ऑफ एटम आपके पास क्या था,
बोर मॉडल ने क्या बताया था कि उसने बताया कि जैसे सबसे पहले तो पॉइंट्स हम यही लेंगे, सेम है एज इट इज रहेगा, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ क्या है इसके जो है शेल्स हैं वो राउंड हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे ये रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसने यहाँ पे एक बोर मॉडल ने क्या बताया था कि उसने बता दिया कि देयर आर 4 स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यहाँ पे उसने इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया था, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी बोर मॉडल का ही ये सबसे पहला पॉइंट था बेटे कि अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन ए डिस्क्रीट stationary orbits and these are K, L, M, N। बोर मॉडल का फर्स्ट पॉइंट यही था कि उसने ये डिफाइन कर दिया था कि हाँ ये बात ठीक है रदरफोर्ड की कि जो बीच में न्यूक्लियस है चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बात उसके एग्री था ये उसके साथ। लेकिन फिर उसने अपने, देखो बेटा ये तो फिक्स है कि जैसे पहले साइंटिस्ट ने कुछ काम किया, दूसरे ने उसी टॉपिक पे कुछ काम किया, तो वो उसके अंदर ऐड करेगा कुछ ना कुछ। तो वही बात इसने की थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना उसी को कॉपी करके उसी के अंदर चेंजमेंट करके और उसको जो मॉडल को स्टेबल दे दिया था, मतलब अपने आप को अपने मॉडल को जो है स्टेबिलिटी दे दी थी। उसने बताया कि KLMN शेल है, यहाँ पे N क्या है 1, N2, N3 एंड N4, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज ये हैं। इसके बाद इसने बेटे यहाँ पे एनर्जी दी इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन पार्टिकल्स की, सॉरी ये जो पार्टिकल्स जिसके भी पार्टिकल के लिया उसने एनर्जी दी यहाँ से 2π² me⁴, यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगी, एंड n² h²। अब यहाँ से देखें n क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर फार्मूला देखें तो बच्चे हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, इतना बड़ा फार्मूला हम कैसे करेंगे। तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये इसने दिया, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बता दिए, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बता दिए, KLMN शेल, और बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस ही बताया, और उसने एनर्जी को बताया, ठीक है। और उसने क्या बताया कि जो भी ये पार्टिकल्स है ना, उसने बताया कि एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को उसने क्या बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो h/2π के जो है उसने इक्विवेलेंट माना था। और यहाँ से जो है हम इसकी फाइंड आउट भी कर सकते हैं वैल्यू nh/2π। ये आपके पास आगे आएगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेटे वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, अभी कंफ्यूज ना हो। सिर्फ उसने ये बताया था कि यहाँ से ये हम निकाल सकते हैं। और उसने क्या बताया बेटा, और उसने बताया बोर मॉडल ने कि जैसे आपके पास क्या होता है बच्चे, आपके पास नेक्स्ट आएगा ये आपके पास कैसे, इसमें ये आपको क्या बताएगा ये, जैसे इसको हम देखें तो उसने एक तो एनर्जी बताया डेल्टा E = E2 - E1। तो ये आपके पास क्या है, इसको और देखिए एक बारी, ये क्या बताया उसने। यहाँ से देखो बेटा आपके पास जो है ये एनर्जी के लेवल्स है, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली मैंने करवाया था एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कब होएगा, जब हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में आ जाएगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होएगा, जब यहाँ से लो एनर्जी से वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाए या हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए। तो यहाँ से देखो बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जो होता है ना बेटे इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। प्लस 2 क्लास में भी आपके में बहुत अच्छे से आएगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एंड आफ्टर getting एनर्जी या आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम outermost region या फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रॉन इट विल एक्साइटेड, इसको बोलते हैं एक्साइटेड। हम ये नहीं कहेंगे इट विल गो, इट विल एक्साइटेड टू द अनदर एनर्जी लेवल। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी में जाएगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दिस इज एब्जॉर्ब।
अब इसने कम एनर्जी की है जो, तो ये यहीं तक जाएगा, ज़्यादा एनर्जी कर दी तो यहाँ तक जाएगा, और भी ज़्यादा कर दी तो यहाँ तक जाएगा। तो बेटे ये सारे के सारे पॉइंट्स थे बोहर मॉडल ऑफ एटम के। पूरा का पूरा आपके पास बोहर मॉडल है, यहाँ से ये क्लियर है, और बोहर मॉडल जो है यहाँ से आपके पास कंप्लीट भी हो गया है। तो यहाँ तक का बेटे आप इसको कर लें।